जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे 5 महत्वपूर्ण अंतर, क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंतर देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और ये हर साल पूछे जाते हैं। वो जो अंतर हम बताएंगे आप इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अंतर है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या है? एक तरफ हमने स्वपरागण लिख दिया और एक तरफ हमने परपरागण लिख दिया है। इसमें अंतर देखते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है? यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है, और जबकि जो परपरागण होता है इसमें जो है एक ही जाति के 2 पौधे होंगे तो 2 पौधों के बीच होता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, और जबकि इसके लिए जो है पुष्प में द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है परपरागण में। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होगा इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है स्वपरागण में इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि इस परपरागण में इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जो पराग कण होते हैं जलवायु जो है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इस प्रकार के जो है माध्यम होते हैं उससे परपरागण होता है। नेक्स्ट इसमें चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है इसमें पराग कण जो होते हैं वो हमारे कम खर्च होते हैं जब इसमें माध्यम नहीं होगा। और इसमें जबकि माध्यम होता है तो पराग कण जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब जाएंगे तो उसमें पराग कण जो है बीच में जब रह जाएंगे वही जो है खर्चा ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हमारी कुछ ऊर्जा भी खर्च होगी। तो उसी प्रकार से इसमें परागकण भी खर्च होंगे। जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जब जाएंगे तो इसमें परागकण अधिक खर्च हो जाते हैं परपरागण में। तो ये जो है पॉइंट जो है 4 हमने बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा अंतर है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर क्या होता है? तो भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, इससे आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भ्रूणकोश में जो पहला पॉइंट क्या होगा? तो यह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है। जो भ्रूणकोश होता है वह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है, और जबकि भ्रूणपोष जो है वो यह त्रिसंलयन से बनने वाला भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। तो ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट है भ्रूणकोश में, तो यह मादा युग्मक को आश्रय देता है भ्रूणकोश। और जबकि भ्रूणपोष क्या है? यह भ्रूण को विकास यानी उत्पन्न होने के समय या अंकुरण के समय पोषक प्रदान करता है। और इसमें जो है भ्रूणकोश क्या है? यह अगुणित होता है। जो भ्रूणकोश होता है वो अगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष होता है वह त्रिगुणित होता है। तो ये हो गए। इसमें 3 पॉइंट हो गए। अब चलिए देखते हैं दूसरा अंतर। तो ये जो हम अंतर आपको बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छी ढंग से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो है तीसरा अंतर है कपि तथा मानव में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कपि एक तरफ है, एक तरफ मानव। कपि जो होते हैं वो प्रमुख रूप से जो है वृक्षाश्रवी यानी कि ये वृक्षों पर, कपि जो है ये वृक्षों पर रहते हैं तो इनको जो है वृक्षाश्रय कहते हैं। और जबकि मानव क्या है? मानव पेड़ पौधों पर तो थोड़ी ना रहेगा, ना आसमान में रहेगा, तो वो जो है जमीन पर रहेगा, तो इसलिए वो स्थलीय होते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कपि का, इनका चेहरा आगे की ओर निकला होता है, और जबकि इनका चेहरा सीधा होता है। और मादा में स्तन उभरे होते हैं, और मादा में जो है मानव में स्तन उभरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, शिशु व बाल्यावस्था की अवधि जो होती है छोटी होती है, और शिशु में जो है बाल्यावस्था लंबी होती है। मानव में जो है शिशु एवं जो है बाल्यावस्था यानी कि बचपना जो होता है वो लंबा होता है, और जबकि जो कपि में इसकी अवधि जो है यानी कि कम होती है, यानी कि छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण अंतर है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल किसी न किसी सेट में जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के जो है बीच में क्या विवाद हुआ, इनमें क्या अंतर है। तो यह जो है लैमार्कवाद में यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। तो ये जो है लैमार्कवाद का कहना था। और नेक्स्ट जो है डार्विनवाद का क्या कहना है? तो डार्विनवाद का क्या कहना है? तो इनका कहना है यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है।
लैमार्कवाद में जो दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अपनी टांगे व गर्दन को जो है ऊंचा करना पड़ा, जिससे वह लंबे हो गए। लैमार्कवाद का कहना जो है कि जो जिराफ की लंबी टांगे और जो उनकी लंबी गर्दन है वो उनके वंशागति के आधार पर बढ़ती चली गई। और इनका जो है डार्विनवाद का क्या कहना है, इनके अनुसार जिराफ भिन्न भिन्न की प्रजातियां थी। ये डार्विनवाद का कहना है कि उस समय पर जो लंबे लंबे जो है जो जिराफ थे, जो लंबी टांगों वाले और जो लंबे जो है लंबी टांगों वाले और जो लंबी गर्दन वाले, वो बच गए। जब भूचाल यानी कि जो है जब प्रलय आई उस समय जो है सब कुछ नष्ट हो गया। जो छोटे जीव थे वो मर गए, बड़े जो छोटे जीव थे वो मर गए, जो बड़े जो है जिराफ बच गए। तो जिराफ इसलिए बच गए, वो बल पीने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहा, क्योंकि वो बड़े थे, उनको घास फूस पत्तियां हरी जो पेड़ पौधे मिलते रहे, तो इस कारण से जो वो बच गए। तो ये डार्विनवाद का कहना है। और लैमार्कवाद का नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है, लैमार्कवाद का कहना है। और जबकि डार्विनवाद का क्या कहना है कि यह वंशागतिकीय पर आधारित है। जिस प्रकार से यदि हम किसी भी अंग का उपयोग ना करें तो वो धीरे धीरे से नष्ट हो जाएगा। तो ये 4 अंतर हो गए। चलिए देखते हैं 5वां अंतर, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इसमें 5वां जो है अंतर है सहज प्रतिरक्षा तंत्र तथा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है, इसमें अंतर क्या है? तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर है? तो यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, और जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ये जो है हमारा जन्म के समय से मौजूद होती है, और जबकि यह जन्म के बाद उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद हमें मौजूद होती है। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जो हमारे जन्म से जो होती है वो जो प्रतिरक्षा हमारी होती है शरीर की, वो हमारे जो अंदर कोई भी कीटाणु विषाणु जो कुछ है वो अंदर न जाए, तो वो हमें जो है हमें बचाती है उनसे, सहज प्रतिरक्षा तंत्र। और नेक्स्ट इसमें उपार्जित में क्या है, यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोग जनक कोशिकाओं तथा एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती है। इसका जो काम क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का, ये जो शरीर में कोई बाई चांस पेल भी गया, अंदर चला भी गया कोई कीटाणु विषाणु, वो हमें हानि पहुंचा रहा, तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करेगी, उसको मारेगी। तो ये इसका काम है। तो ये 5 महत्वपूर्ण अंतर हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये 5 अंतर आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।